के लिए, आन है स्वदेश के लिए, जान है स्वदेश के लिए। तालियों से। जागने का वक्त आ गया, अरे जागने का वक्त आ गया, हाँ जागने का वक्त आ गया, 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 जागने का वक्त आ गया। खून है स्वदेश के लिए, आन है स्वदेश के लिए, गाइए। खून है स्वदेश के लिए, आन है स्वदेश के लिए। आबरू का ये सवाल है, जान है स्वदेश के लिए। आबरू का ये सवाल है, जान है स्वदेश के लिए। गरजता तूफान आज इन दिलों में उठ गया, गरजता तूफान आज इन दिलों में उठ गया। जो झकोर कर जगा गया, जगा गया, हाँ जागने का वक्त आ गया, अरे जागने का वक्त आ गया, हाँ जागने का वक्त आ गया। गूंजती हमें पुकार के, इंच इंच भूमि हम स्वदेश की बचाएंगे, इंच इंच भूमि हम स्वदेश की बचाएंगे। कफन बांध कर ये प्रण लिया, ये प्रण लिया, हाँ जागने का वक्त आ गया, जागने का वक्त आ गया, जागने का वक्त आ गया। बोले भारत माता की जय, वंदे मातरम। अपने जीवन को योग से पावन बनाने के संकल्प के साथ आप यहाँ से प्रस्थान करेंगे और जाकर के बहुत कुछ काम पहले से ही कर रहे हैं और ज़्यादा काम करेंगे। देखो यहाँ मैंने सभी तरह के भाई बहनों को देखा है। कुछ तो पूरे के पूरे परिवार इस अनुष्ठान में समाहित हैं, कुछ गांव के लोग हैं, कुछ बड़े शहरों के हैं, कुछ हमारे प्रवासी भारतीय हैं। लेकिन एक चीज जो सबके भीतर समान है वो ये कि हम किसी भी कीमत पर अब अपने आप को भी ऊंचा उठाएंगे और अपने हिंदुस्तान को भी परम वैभवशाली बनाएंगे। सबका एक विचार समान, मेरा भारत बने महान, ऐसा सबके भीतर एक समान विचार है। और देखो ये जो काम होगा ना, इसका परिणाम बहुत अच्छा आएगा। जो प्रज्ञावान लोग होते हैं, बुद्धिमान लोग होते हैं, वो हमेशा परिणाम को देख करके काम करते हैं। और यदि हम परिणाम को देख करके काम करें तो जीवन में कुछ गलत नहीं होगा, राष्ट्र में कुछ गलत नहीं होगा। आज जो हम योग का काम कर रहे हैं इसका परिणाम हमें दिख रहा है, वो देख चुके हैं हम कि किस तरह से इससे देश का, दुनिया का उपकार हो रहा है, उद्धार हो रहा है। ये सबके सामने है। जो रोगी थे वो निरोगी हो रहे हैं, जो व्यसन कर रहे थे वो निर्व्यसनी हो रहे हैं। ये अब किसी से छुपा नहीं है। और ज्ञात इतिहास में इतने अल्प कालखंड में, यूं बड़े रूप में ये योग का अनुष्ठान करीब 20 वर्षों से हम कर रहे हैं, लेकिन दुनिया की निगाहों में 2002 से ये बड़े रूप में योग का अभियान आया। और 2002 से 2012 इन 10 वर्षों में पूरे विश्व में
यदि किसी को सबसे बड़ा सामाजिक, वैचारिक और आध्यात्मिक परिवर्तन कहा जा सकता है तो वो योग के द्वारा हुआ है। आज आप देश नहीं पूरी दुनिया में देखते होंगे, योग का विरोध करने वाला व्यक्ति आपको ढूंढने से भी नहीं मिलता। लोग कहते भाई हाँ योग तो अच्छी चीज है। ऐसा बताओ भाई, योग में आप कोई बुराई कहां से निकालें? अब बताओ, इसमें किसका बुरा हो रहा है, इसमें किसका बुरा हो रहा है? और हम अपने हाथों को आगे पीछे कर रहे हैं, ऊपर नीचे कर रहे हैं, पैरों को दाएं बाएं हिला रहे हैं, इसमें किसी का बुरा तो नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अब योग में किसी का बुरा नहीं होता, अब कोई योग की बुराई कैसे करें लोग? फिर अब एक बात तो कहने लगे, बोले बाबा योग जो करा रहा था वो बहुत अच्छा था। मैंने कहा छोड़ा कब था? ये तो अभी भी करा रहा। योग के साथ साथ बस एक काम और शुरू कर दिया, सबको जोड़ करके बताए कि भाई देखो, अब भारत स्वाभिमान का भी एक नुकसान बता दो उसका, कोई भी, जैसे योग का कोई नुकसान नहीं है, ऐसे भारत स्वाभिमान का हमारा क्या कहना है कि भाई ये बेईमानी खत्म कर दो, भ्रष्टाचार खत्म कर दो, मन, जो व्यक्ति के मन के भीतर अशुचिता है वो तो योग से ही दूर होगी, लेकिन बाहर व्यवस्थाओं के स्तर पर, कानून के स्तर पर, सामाजिक स्तर पर ये जो पाप चल रहा है, अनाचार चल रहा है, शोषण चल रहा है, अन्याय चल रहा है, इसको खत्म कर दो। इतनी सी बात है। जो लूटा हुआ है वो लूट दे दो, जो तुम्हारा नहीं है, जो देश का है, देश के 121 करोड़ लोगों का, उसको दे दो और आगे से लूटो नहीं, और चीजों को ठीक कर लो। थोड़ा ये जो शिक्षा व्यवस्था, इसमें थोड़े संस्कारों को लागू कर दो, अपनी भाषाओं को लागू कर दो। ये जो चिकित्सा व्यवस्था है भाई, अपनी पुरानी चिकित्सा पद्धति, उसका इतना तिरस्कार क्यों करते हो? इस बार भी आपने देखा बजट के अंदर 97% से ज्यादा बजट वो विदेशी चिकित्सा पद्धतियों पर खर्च हो जाता है। स्वदेशी चिकित्सा पद्धति जिसमें योग है, आयुर्वेद है, सिद्धा है, यूनानी है, होम्योपैथ है और तमाम सारी चीजों को, नेचुरोपैथ है, जितनी भी प्राचीन चिकित्सा पद्धतियां, उन सब के ऊपर 3% बजट का जाता है। तो वह अपनी चिकित्सा पद्धति को ठीक कर लो, अपनी शिक्षा पद्धति को ठीक कर लो। अंग्रेजों के बनाए हुए कानून, बताओ लैंड एक्विजिशन एक्ट, अंग्रेजों ने भारत के किसानों को भूमिहीन करने के लिए, क्योंकि देखो अंग्रेजों के साथ दो ही लोग टक्कर लेते थे, एक हिंदुस्तान के किसान और दूसरे कारीगर लोग, मजदूर लोग, सामान्य लोग। देखो संपन्न लोग कभी भी बहुत बड़ा संघर्ष मोल नहीं लेते, बल्कि मुझे और सलाह देते रहते हैं, बोले बाबा जी आपको भगवान ने, इस संसार, इस जहान ने आपको इतना कुछ दिया है, आप क्यों संकट मोल लेते हो? सामान्य आदमी कुछ कर नहीं सकता, बड़ा आदमी कोई संकट मोल लेता नहीं, बीच वाला आदमी डगमग रहता है, कभी इधर जाता है कभी इधर जाता है। ठीक कैसे होगा? इसलिए मैं तो कहता हूं, यदि भगवान ने हमको सामर्थ्य दिया है तो समर्थ व्यक्ति यदि अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे तो जो असमर्थ हैं, जो दरिद्र हैं, जो साधनहीन हैं, उनका उद्धार हो ही नहीं सकता। इसलिए समर्थ लोगों को ही किसी परिवर्तन के लिए सबसे पहले पहल करनी चाहिए, यह उनका सबसे पहला कर्तव्य है। तो समर्थ लोगों को पहल क्यों नहीं करनी चाहिए? समर्थ लोगों को ही पहल करनी चाहिए। अब बताओ, जिसको बेचारे को अगले दिन की रोटी की चिंता है, आज शाम की रोटी की चिंता है, वो कैसे कोई परिवर्तन की आवाज उठा सकता है? जो गरीब हैं, मजदूर हैं, कारीगर हैं, बेचारे तो बेबस। लेकिन जब भारत में चारों ओर घनघोर अत्याचार, अन्याय, पाप, अधर्म हो रहा था, तब इन्हीं सामान्य लोगों ने आवाज उठाई, किसानों ने आवाज उठाई। तो उनको तो अकुशल श्रमिक कह करके, आजकल श्रम के नाम पर भी पक्षपात किया जाता है। नहीं, अंग्रेजों की बोई हुई बीज है ये। एक को बोला जाता है अकुशल श्रमिक, एक को बोला जाता है कुशल श्रमिक। इसको अंग्रेजी में नाम क्या दिया? स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर। तो उनको तो अनस्किल्ड लेबर कह करके उनका शोषण किया। और फिर जो किसान थे, इनकी
जो है वो डलहौजी ने ये कानून बनाया था, रजिस्ट्री आदि। भारत में अंग्रेजों से पहले रजिस्ट्रियां ही नहीं होती थी, तो क्या कैसे चलता था हिंदुस्तान? बोले सब भूमि गोपाल की, जिससे जितना बाया जाए, जितना जोता जाए उतना जोत लो, दाने ले लो। भाई जमीन तो भगवान की है, इसके ऊपर फसल पैदा करके खाने का अधिकार हमारा है। ये धरती हमारी नहीं है, ये भगवान की है। कितना ऊंचा भाव था। राज्य भगवान का है। राजा ये मानता था कि राज्य भगवान का है, मैं तो सेवक हूं। नागरिक ये मानता था कि धरती भगवान की, मेरी नहीं है। ऐसे बीज बो करके चले गए और फिर बाद में क्या किया? बाद में फिर बोला ये जो पहले तो जमीनों की रजिस्ट्री कराने की प्रथा डाली, फिर उसके बाद में ये किया कि जमीन को कभी भी अधिग्रहण किया जा सकता है। किसके लिए? जिसको भी, जो भी उनके खिलाफ आवाज उठाए उससे जमीन छीन ली। इसको बोला जाता था लैंड एक्विजिशन एक्ट। अब ये तो एक एक्ट की बात कर रहा हूं। ऐसे ही पुलिस एक्ट बनाया, ऐसे ही तमाम जितने भी एजुकेशन एक्ट बनाया, जितने भी एक्ट हैं उनके अंदर एक फैक्ट कॉमन है कि वो कोई भी एक्ट भारत के लोगों के भलाई के लिए नहीं बनाए गए, वो सारे भारत के लोगों को लूटने के लिए बनाए गए। तो आज इस आजाद हिंदुस्तान में, स्वतंत्र भारत में, वो अंग्रेजी कानून सारे खत्म होने चाहिए। ये इतनी सी बात है। शिक्षा में संस्कार लागू कर दो, उसके अंदर जो मोरल वैल्यूज है हमारी, उसको वैल्यू एडिशन कर दो। एजुकेशन के अंदर जो मोरलिटी है, नैतिकता है, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता है और हमारी भाषा। कोई भी दुनिया का सभ्य देश अपने देश के नागरिकों को विदेशी भाषा में नहीं पढ़ाता, तो हम इतनी सी बातें करें। तो ये अभियान पूरा होने पर इसका परिणाम बहुत बड़ा मिलने वाला है भारत के लोगों को, और यह हम अपने आंखों के सामने देखेंगे कि भारत की शिक्षा व्यवस्था भारतीय भाषाओं में होगी, उसमें संस्कार होंगे, ये विदेशी सारे कानून खत्म होंगे, सारी अपनी व्यवस्था होगी, अपना समाज होगा, अपनी संस्कृति सभ्यता होगी। खैर ये बातें तो व्यवस्था के तौर पर, विचार के तौर पर। आपको एक ही बात कह रहे हैं, ये भारत स्वाभिमान का काम होने पर भारत के पैसे की कीमत, भारत के रुपए की कीमत डॉलर और पाउंड से ज्यादा हो जाएगी। अब ये बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इसको करने के लिए क्या करना है? खाली 5-7 प्रोविजंस करने हैं। दरअसल आम लोगों को तो पता ही नहीं हिंदुस्तान कैसे कैसे लूट रहा है। तो ये लूटने की जो प्रक्रिया, उसको बंद करने के लिए जो प्रक्रियाएं अपनानी हैं, उसके लिए जो है ये विदेशों में जमा काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने वाली बात हो, उसको वापस लाने के लिए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में एक जनरल पर्पज अफेयर का प्रोविजन की बात हो, बेनिफिशियल ओनरशिप का डिक्लेरेशन की बात हो, पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन्स के तहत, और भी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन की जितने भी प्रोविजंस हों उसके तहत काम करने की बात हो। ये छोटी छोटी बातें हैं। फिर प्रोमिसरी नोट खत्म करने की बात हो। ये 5-7 चीज़ें हैं। मैं इसके बारे में कभी फिर से विस्तार से प्रकाश डालूंगा, वो सुनते रहेंगे, आप सुनते रहते भी हैं। जैसे प्रोमिसरी नोट खत्म कर दिया या बेनिफिशियल ओनरशिप का डिक्लेरेशन कर दिया, पूरी दुनिया के अंदर बेनिफिशियल ओनरशिप का डिक्लेरेशन हो जाए तो पूरे वर्ल्ड में ट्रांसपेरेंसी आ सकती है। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल हो, ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी हो, जितनी भी पूरी दुनिया के अंदर ये, इसको कहीं ब्लैक मनी, कहीं डर्टी मनी, अलग अलग नामों से कहा जाता है, ये सारी व्यवस्था खत्म हो सकती है। खाली एक काम हो जाए, बेनिफिशियल ओनरशिप का डिक्लेरेशन। अब ये सारी चीजें हिंदुस्तान से हम शुरुआत करेंगे और पूरी जहान में फिर ये चीजें होंगी। मैं इस बात को पूरी प्रामाणिकता के साथ कहता हूं, आज दुनिया के अंदर 1% अमीर हैं, 99% लोग या तो गरीब हैं या साधनहीन हैं या भूमिहीन हैं। ये 1% लोगों ने पूरी दुनिया की व्यवस्थाओं को, कानूनों को इस तरह से जो है बनाया हुआ है कि उनका एक छत्र राज चलता रहे, और वो जो कुंडली मार करके बैठे जहरीले नाग, जिस दिन ये कानून, जो काले कानून है, ये खत्म हो गए, उस दिन इस दुनिया के अंदर से भूख खत्म हो जाएगी, अभाव खत्म हो जाएगा, दरिद्रता खत्म हो जाएगी, कोई व्यक्ति दुखी नहीं रहेगा। तब सर्वे भवन्तु सुखिनः का सपना साकार होगा। तो ये चीज होने, अब ये जो मैंने 5-7 बातें बताई हैं। फिर भ्रष्टाचार के बारे में मैंने एक बात कही थी कि कानून ऐसे बनाए जाते हैं जिससे कि आम आदमी कानून को तोड़े और बड़ा आदमी उसमें फंस ना पाए। ये कानून का एक
कॉमन फिनोमिना है। कानून ऐसे बनाए जाते हैं कि सेल टैक्स, इनकम टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स, 32 प्रकार के टैक्स बना दिए। एक सीधा सीधा कानून बना दो, सारे टैक्स खत्म कर दो। मैं तो कहता हूं ये काला धन आ जाएगा तो हिंदुस्तान के लोगों को 50 वर्ष तक टैक्स देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। गैस, डीजल, पेट्रोल, हर चीज आधे दाम में मिलेगी, आधे दाम में। भारत में 60 से 70% टैक्सेशन है हर चीज के ऊपर, एवरेज टैक्सेशन। ये कुछ तो बड़े टैक्स हैं जिनका हमें पता है, जैसे एक्साइज ड्यूटी है, सर्विस टैक्स है, इनकम टैक्स है, ये सेल्स टैक्स, वेट है, इसी तरह से रजिस्ट्री टैक्स है, रोड टैक्स है, वाटर टैक्स है, लैंड टैक्स है। कुछ टैक्सेशंस का तो हमको पता है। जो ये कहा जाता है ना कि हिंदुस्तान में 3-3.5 करोड़ लोग ही टैक्स देते हैं, बाकी लोग टैक्स पेयर्स नहीं है। हिंदुस्तान के 121 करोड़ लोग टैक्स देते हैं। जो भी साबुन का प्रयोग करता है, शैम्पू का प्रयोग करता है, जो भी व्यक्ति जूता चप्पल पहनता है, जो भी व्यक्ति घड़ी का प्रयोग करता है, जो व्यक्ति कपड़ा पहनता है, माने तन पर यदि एक भी कपड़ा है, पैरों में यदि कैसी भी जूती चप्पल है, यदि महीने में एक बार भी वो साबुन शैम्पू लगाता है, महीने में एक बार भी कोई टूथपेस्ट करता है, कोई भी वस्तु बाजार से खरीद के लाता है तो बिना टैक्स पे किए वो नहीं मिलती है। तो हिंदुस्तान के 121 करोड़ लोग टैक्स पे करते हैं। तो झूठी बात है। मैं बात ये कह रहा था, इन सारी चीजों को ठीक करने के लिए हमने कहा कि भाई ये कानून ठीक कर लो, सारे कानून ठीक ठाक कर दो। अब इंटरनल इकोनॉमी का ब्लैक मनी खत्म करना है। मैं तो एक ही बात कहता हूं, एक तो टैक्स खत्म कर दो सारे, खाली एक जो है उसके स्लैब्स अलग अलग किए जा सकते हैं, एक खाली ट्रांजैक्शन टैक्स लगा दो। और 1% ट्रांजैक्शन टैक्स लगाने से कुछ सेक्टर्स में इसको कम स्लैब बनाने पड़ेंगे, इसके डिफरेंट ट्रांजैक्शन है, एक सारी चीज खत्म हो जाती है। बड़े नोट खत्म कर दो, ये सारी बेईमानी खत्म हो जाएगी। खैर, अब ये सारे काम करने के लिए ये खत्म क्यों नहीं करते? दरअसल ये पूरा, एक तो होता है छोटा चक्रव्यूह, एक होता है बड़ा चक्रव्यूह। इसके अंदर ग्लोबल पावर्स जुड़ी है, इसके अंदर ग्लोबल कंपनियां जुड़ी हैं, इंटरनेशनल कंपनियां जुड़ी हैं। तो इंटरनेशनल साजिश करने वाले जो है, जो अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र करने वाले जो गिरोह हैं वो जुड़े हैं। दुनिया की सरकारें जुड़ी हैं। ये काला धन जहां जाता है वो यूरोप से लेकर के तमाम वो कंट्रीज जुड़े हैं जिनके ऊपर मैंने कहा था 100, 200, 500 करोड़ से लेकर के 700 लाख करोड़ तक का कर्जा है। तो खैर ये सारे काम खत्म हो जाएंगे, लेकिन एक बार हिंदुस्तान के लोगों को जागना पड़ेगा। तो 3 जून से इसकी शुरुआत कर रहे हैं और अगस्त तक पहुंचते पहुंचते हिंदुस्तान के करोड़ों लोग खड़े होंगे और विश्व के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ेगा और भारत का एक नया इतिहास बनेगा। अब इस काम के लिए आप जो जहां जहां हैं उनको जो है योगदान करना है। कुछ समर्थ लोग भी आ गए हैं। सब समर्थों से मैं नहीं कह रहा हूं, सब समर्थ लोग तो आ भी नहीं सकते। जब हमने अपना सब कुछ दांव पर लगा करके इस काम को हाथ में लिया है तो किसके लिए? इसके लिए कि इस धरती पर भगवत्ता हो, इस धरती पर किसी के भी जीवन में दुख ना हो, दरिद्रता ना हो। भारत से काम शुरू होगा और भारत के उदय से एक नई विश्व का उदय होगा। 3 जून को एक दिन देश के लिए निकालना और 3 जून से फिर ये बड़ा शंखनाद शुरू हो जाएगा। बहुत लोगों के मन में बहुत तरह के प्रश्न थे, बाबा जी इस बार जो है क्या परिणाम मिलेगा? अब इस बार यही परिणाम मिलेगा कि जो हम मांग कर रहे हैं, एक भी मांग हमारी अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक, अव्यवहारिक, अतार्किक नहीं है। हम लीगली, मोरली उसको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखें, संवैधानिक दृष्टि से देखें, कानून की दृष्टि से देखें, तर्क की दृष्टि से देखें, तथ्यों की दृष्टि से देखें, प्रमाण दस्तावेजों की दृष्टि से देखें, हर तरह से हम हमारी जो सभी मांगे हैं वो 100% सही हैं। तो जब सही हैं तो या तो सरकार करेगी या फिर गिरेगी भी, तो गिरने दो। फिर नई सरकार कौन सी बनेगी? अब संसद में फिर वही लोग जाएंगे जो ये काम करके दिखाएंगे। अब इसकी रूपरेखा क्या होगी फिर ये वक्त पर सब साफ होगा। लेकिन अब तख्त पर वही बैठेगा
जो हिंदुस्तान को बचाएगा। हिंदुस्तान को बेचने वाले वो अब ज्यादा दिनों तक इन तख्तों पर नहीं रह सकते, क्योंकि भाई या तो अपना संवैधानिक दायित्व निभाओ। अब लाल बत्ती की गाड़ियों में बैठने के लिए और लाखों रुपए तनख्वाह पाने के लिए और करोड़ों रुपए अपने ऊपर खर्च करने के लिए थोड़ी बैठे हो। प्रधानमंत्री कोई बैठा है, अब उसके ऊपर कितना, उसकी सुरक्षा में कितना करोड़ रुपए साल में खर्च होता है, और जो है उसके ऊपर कितनी सुविधाएं। तो उसकी सुविधा और सुरक्षा की बात नहीं है। ये जो सत्ता में भी जो लोग बैठे हैं, किसके लिए बैठे हैं? ये अपना संवैधानिक दायित्व निभाने के लिए बैठे हैं। यदि ये अपना नैतिक और संवैधानिक दायित्व नहीं निभाते तो इनको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो फिर अब ये बात आगे बढ़ेगी, और ये बात इस तरह से आगे बढ़ेगी कि पूरा हिंदुस्तान जब सुनेगा और पूरा हिंदुस्तान जब खड़ा होगा, तो अब इनको ये देश का हक देना ही पड़ेगा। या तो ये देश का हक देंगे, और नहीं भी दिया तो ये देश के लोग अपना हक जब मांगने से नहीं मिला तो छीन भी लेंगे। और ऐसा काम होगा, ये थोड़ा सा बस आप लोग अपने अपने स्तर से जो कर सकते हैं आप अपने स्तर पर कीजिए। अपने गांव गली मोहल्ला से बाहर निकलिए। लोग कहते हैं बाबा जी कैसे कैसे होगा? अरे आपके पास में भगवान ने 2 पैर दे रखे हैं ना, इन्हीं से चलिए, नहीं तो साइकिल से चलिए। एक भाई तो खड़गपुर से साइकिल से चल करके जो है, पहले नेपाल से चल करके आ गए लोग साइकिल से यहाँ तक। नेपाल से वो पिछली बार जो आए थे वो तो समूह वाले अभी भी यहाँ पर भी बैठे हुए हैं। उसमें से एक भाई जो उनका नेतृत्व कर रहा था वो यहाँ आया हुआ है नेपाल से। हाँ? तो नेपाल वाले कहाँ? खड़ा हो जा। पिछली बार कितने आदमी आए थे तुम लोग? 51 लोग नेपाल से योग जागरण यात्रा निकालते हुए जहां जहां रुके वहां सब लोगों को योग सिखाते हुए यहां पहुंचे। और अभी एक भाई संतो दास है, बोले खड़गपुर से मैं तो योग का प्रचार करता हुआ सबको लोगों को इस अभिमान यात्रा के बारे में बताता हुआ यहां तक निकलूंगा। हाँ? ये हाँ? पहुंच गया तू? मैंने तो सोचा पहुंचेगा, और रात को 12 बजे पहुंचा ये लड़का। हाँ? वेस्ट बंगाल खड़गपुर से चल करके ये लड़का यहां तक आया। एक बार जोरदार अभिनंदन है। अब बहुत आशीर्वाद दो। अभी भी 9 राज्य बाकी है। अब बोले 9 राज्यों में अपने साइकिल से यात्रा करूंगा और सबको जगाऊंगा। बहुत बहुत आशीर्वाद दो। अब 9 राज्य बाकी रहे, पूरे हिंदुस्तान के सभी स्टेट से घूम घूम के आ रहा है। अभी खड़गपुर से यहां तक पहुंचने में कितने स्टेट बीच बीच में पड़े हैं, सब में घूम घूम के आ रहा है। तो यहाँ एक भाई बैठे हैं गांव के, आप बोले बाबा जी मैं 3 जून को अपनी 15-20 बस भर के लेके आऊंगा। मैंने कहा तेरे पास 15-20 बस कहाँ? वो गांव का आदमी हमारा ये रहा, ये देखने में दुबला पतला। मैंने कहा 15-20 बस कहां से भर के लाएगा? बोले बाबा मेरी है। मैंने कहा 15-20 बस तेरी है? बोले हाँ, मैं ट्रांसपोर्ट का काम करता हूं, गांव का किसान हूं, खून पसीने की मेहनत की कमाई से बसें खरीदी है और लोगों को जो है अपनी बसों में जो है अलग अलग रूट पे लगाई हुई है। एक दिन दिल्ली वाले रूट पे चल पड़ेंगे। मैंने कहा उसमें लोगों को कैसे जोड़ेगा? बोले इतने लोगों को तैयार करूंगा, अपने लोगों को तैयार करूंगा, और पहले भी जो है 4 जून को भी आया था, इस बार एक दिन पहले पहुंच जाऊंगा। मेरे से बोले बाबा ये 3 जून को कितने लोग जाएंगे? मैंने कहा अब हम नहीं बताएंगे, अब तो उसी दिन देखेगा देश। पहले वाले 4 जून वाले तो तैयार हैं, उसके अलावा लाखों लोगों को और तैयार करेंगे। ये एक दिन का भी जो सांकेतिक आंदोलन होगा ना, वो इतना बड़ा होगा जिसकी कभी किसी ने कल्पना नहीं की। और उसके बाद में ना संभले ना सुधरे तो फिर अगस्त में तो जब करोड़ों लोग अपना हक मांगने के लिए खड़े हो जाएंगे तब उनको कौन रोक सकता है? तो ये एक बड़ा काम होगा। आप अपने अपने स्तर से काम करते रहो। एक एक जिले में जिला आंदोलन समिति की टीम बना रहे हैं। देखो यदि 20-25 लोग भी ठीक से काम करें ना, और उससे ज्यादा तो हमने तैयार कर दिए। पूरी यात्राओं के दौरान 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को तैयार किया है।
जब मैंने उनके लिए एक एक दिन से लेकर के, शुरू में मैंने 11-11 दिन के भी कैंप लगाए हैं, जब एक एक दिन से लेकर के 11-11 दिन तक हरिद्वार से उनके द्वार तक मैं गया हूं, तो एक दिन आह्वान करूंगा तो एक दिन तो वो जरूर घरों से बाहर निकलेंगे। अब इन 11 करोड़ लोगों को कब तक रोकेंगे, कहां कहां रोकेंगे, कैसे रोकेंगे, ये संभव ही नहीं होगा। अब ये काम बड़े रूप में होगा। हाँ, कुछ लोग बड़ा कार्य करेंगे, जैसे एक एक गांव में जाकर के वहां ग्राम आंदोलन समिति बनाना, ग्राम आंदोलन समिति, फिर जिला आंदोलन समिति, फिर प्रांतीय आंदोलन समिति, फिर राष्ट्रीय आंदोलन समिति। इसमें सब तरह के लोगों को जोड़ रहे हैं, जो भी व्यक्ति देश के बारे में सोचते हैं, जिनके दिलों में देश के लिए दर्द है, वेदना है, पीड़ा है, तो चारों तरफ से हिंदुस्तान खड़ा होगा। बहुत लूटा है हिंदुस्तान, अब बचेगा, और इसको बचाने के लिए जिसका जितना सामर्थ्य है उतना सबको योगदान देना है। और कुछ 4 महीने का समय नहीं दे सकते तो वो एक दिन का तो दे देना, पहले 3 जून को दे देना, फिर अरे 1-2 दिन तो देश के लिए दे ही सकते हैं। और ये इस रूप में खड़ा होगा, मैं भी इसकी कल्पना नहीं कर सकता हूं। देखो, ये जैसे संसार में ऐसा होता है ना, तुम्हारे घर में ब्याह शादी हो तो कितने लोग आ जाते हैं भाई, 500 से लेकर के 5000 तक आ ही जाते हैं ना, जिसका जितना बड़ा सर्किल होता है। तो जब तुम्हारे कोई खास प्रसंग में तुम्हारे संसार के लोग तुम्हारा साथ निभा देते हैं, तो इस भगवान के काम में भगवान के बंदे क्या बाबा के साथ नहीं खड़े होंगे? खड़े होंगे। ये तो सवाल लोग शंका तरह तरह की करते हैं, मुझे तो कोई जरा सा भी है? मैं तो जिस लेवल पर जीता हूं और जहां से सोचता हूं मुझे साफ साफ दिखाई देता है। बोले बाबा जी, ब्याह शादी होती है वहां तो रसगुल्ले खाने को मिलते हैं, समोसे खाने को मिलते हैं, यहाँ तो डंडे भी पड़ जाते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, एक दिन डंडे तो, लेकिन एक बात सुन लो, पिछली बार इन्होंने जो डंडे बरसाए उसका थोड़ा हिसाब किताब तो चुका दिया है देश के लोगों ने, अब पूरा हिसाब किताब चुकाना बाकी है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी रूलिंग दे दी है कि खबरदार, आगे से इस तरह से यदि करेगी सरकार तो फिर ये बर्दाश्त नहीं होगा। दरअसल हमारे देश में इतने गलत चीजें होने के बाद भी कुछ चीजें ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये देश की जो कानून व्यवस्था है, देश का जो संविधान है, उनकी जड़ों को हिला करके रख दिया सरकार ने। सरकार का दायित्व होता है संविधान की, कानून की रक्षा करना, लेकिन कानून के रखवालों ने ही कानून को हाथ में लेकर के जो अनैतिक, असंवैधानिक क्रूरता और बर्बरता की, वो उसकी दोबारा से पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो अब तो ये काम, अब डंडे ये बरसा नहीं सकते और लोगों को घरों से निकलने से रोक नहीं सकते। अब हिंदुस्तान के लोगों में जोश, जज्बा, जुनून जाग चुका है और जो है लोग इतने कायर नहीं रह गए हैं, इतने बेबस नहीं रह गए हैं। अब तो लोग जब घरों से बाहर निकलेंगे तो शायद इनका देश में रहना ही मुश्किल हो जाएगा। ये कहाँ जाएंगे वो अपना आप, वो पहले ठिकाना बना चुके हैं। हम उनके जो है बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन जो है ये इस काम में बस इतना सा मैं आह्वान करता हूं कि ये का बड़ा अनुष्ठान होगा, 1 दिन का, 2 दिन का वक्त तो हम देश के लिए जरूर निकाल सकते हैं और पूरा हिंदुस्तान निकालेगा। ये 3 जून के बाद से फिर आगे चीज़ बढ़ेगी। कुछ हाँ लोगों को एक बड़ी भूमिका निभानी पड़ती है, तो वो
पूर्णकाली कार्यकर्ताओं के रूप में सब लोग अपनी सेवाएं देंगे, इसी संकल्प के साथ कि अब दो धाराएं एक साथ, एक सेवा की, एक आंदोलन की। गांव गांव गली गली में एक तरफ योग के द्वारा व्यक्ति निर्माण, चरित्र निर्माण का काम चलेगा और दूसरा राष्ट्र निर्माण के लिए भारत स्वाभिमान का अभियान चलेगा। और इसके लिए संपूर्ण देशवासियों को अपना जैसा जैसा जिसका सामर्थ्य है तन मन धन से योगदान दे करके इस राष्ट्र यज्ञ को, इस भागवत कार्य को आगे बढ़ाना है। परम पूज्य पीठ ने संपूर्ण भारत में योग एवं आयुर्वेद के साथ साथ स्वदेशी की अलख जगाई है। पतंजलि योग पीठ ने विदेशी कंपनियों के षड्यंत्र को खत्म करने के लिए स्वदेशी के माध्यम से लाखों किसानों और कृषि से जुड़े लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाने के लिए पतंजलि आयुर्वेद के विश्व स्तरीय एवं उच्च गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्यवर्धक खाद्य उत्पाद एवं जड़ी बूटियों से निर्मित सौंदर्य प्रसाधन हर्बल कॉस्मेटिक्स दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़ एवं हरियाणा के ओपन मार्केट में उपलब्ध करवाया है। इसी अनुष्ठान के अंतर्गत आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य बालकृष्ण जी महाराज तथा पतंजलि योग पीठ के महत्वपूर्ण स्तंभ डॉक्टर यशदेव शास्त्री जी पहुंचे हरियाणा प्रांत के करनाल, जहां उनके आगमन पर शंख की पवित्र ध्वनि और मंत्रोच्चारण के साथ माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। वहीं उपस्थित श्री पदमचंद जी ने भी श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज तथा डॉक्टर यशदेव शास्त्री जी का पारंपरिक विधि से स्वागत किया। इसके पश्चात श्रद्धेय आचार्य श्री एवं डॉक्टर यशदेव शास्त्री जी ने पतंजलि आयुर्वेद के सुपर डिस्ट्रीब्यूटर PS आरोग्य ट्रेडिंग कंपनी का उद्घाटन किया। उद्घाटन के पश्चात श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज चल पड़े सभा स्थल की ओर, जहां पहुंचने पर शंख की ध्वनि, भारत माता की जय, वंदे मातरम और स्वदेशी को अपनाना है के नारों के साथ पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। तदुपरांत श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज मंच पर पहुंचे। यहाँ भी एक छोटे बालक ने श्रद्धेय आचार्य श्री का माल्यार्पण किया तथा छात्राओं ने वेद पाठ किया। सभा में स्वामी प्रेम मूर्ति जी महाराज का गणमान्य लोगों द्वारा सम्मान किया गया। सभा में आए गणमान्य लोगों ने क्रमानुसार आचार्य श्री बालकृष्ण जी महाराज एवं श्री शास्त्री जी को सम्मानित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके पश्चात डॉक्टर यशदेव शास्त्री जी तथा श्रद्धेय आचार्य श्री बालकृष्ण जी महाराज ने अपने उद्बोधन में कहा। मंचासीन परम पूज्य प्रातस्मरणीय आचार्य श्री बालकृष्ण जी महाराज, बाबू पदम सेन जी, हमारे भारत स्वाभिमान पतंजलि योग समिति के प्रांतीय प्रभारी भाई त्रिलोक शर्मा जी, अन्य भारत स्वाभिमान के सभी कार्यकर्ता, अधिकारी, प्रबुद्ध नागरिकों, नौजवान साथियों, पवित्र मातृशक्ति, ये देश स्वदेशी के कारण से और स्वदेशी वस्तुओं के कारण से, स्वदेशी विचारधारा के कारण से, स्वदेशी संस्कारों के कारण से उन्नति को प्राप्त हो सकता है। यही संकल्प, भावना, उद्देश्य परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज और परम श्रद्धेय आचार्य श्री बालकृष्ण जी महाराज का यह संकल्प है कि इस स्वदेश के, इस भारत देश के संस्कारों को, संस्कृति को, इसकी मर्यादा को अखंडित रखने के लिए हमें पुरुषार्थ करना है और पुरुषार्थ करते हुए अपनी संस्कृति, सभ्यता, मर्यादाओं को जिंदा रखना है। उसी क्रम में ये पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान और पतंजलि योग पीठ, पतंजलि आयुर्वेद, ये सब प्रकल्प और पतंजलि ग्रामोद्योग, ये इस प्रकार के प्रकल्प जो है स्वामी जी महाराज के संकल्प से आचार्य श्री उनको मूर्त रूप देने में और आप सभी का सहयोग बराबर रहने पर ये निश्चित रूप से जब कोई वृक्ष का बीज अंकुरित होता है वो बहुत छोटा दिखाई देता है,
और जब अंकुर निकलता है उसका अपना कोई अस्तित्व दिखाई नहीं देता, लेकिन एक छोटे से बीज के अंदर एक बहुत बड़ा विशाल एक वृक्ष का आकार होता है, और वो जब धीरे धीरे पलता है, बढ़ता है, उसका पोषण होता है, तो निश्चित रूप से एक विशाल वृक्ष का रूप धारण करता है। आज आप और हम बहुत थोड़ी संख्या में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं इसको बीज की तुलना देता हूँ, बीज की तुलना में रखता हूँ। यहाँ जितने भी भाई बहन प्रबुद्ध जन आए हैं वो निश्चित रूप से इस संकल्प के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी भावनाएं हैं, आर्थिक रूप से, अपने सामाजिक रूप से, हर तरह से जुड़े हुए हैं आप लोग। और निश्चित रूप से इसमें जो स्वदेशी का जो एक संकल्प है, एक कॉन्सेप्ट है, ये बहुत बड़ा एक देश को बचाने का एक कार्य हो रहा है। और उसी कार्य को मूर्त रूप देने के लिए हमारे आदरणीय पदम सेन जी ने इस प्रकल्प का शुभारंभ किया है। और गुड़गांव और जो कुछ 5-4 जिले हैं उनमें भाई त्रिलोक जी का भी संकल्प है, और बहुत समय से इस संस्था को अपने आर्थिक रूप से, अपने बौद्धिक रूप से सिंचित करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। और जो भी संकल्प स्वामी जी ने, आचार्य श्री ने किए हैं, वो बहुत ही कम समय में आप देखेंगे कि ये आपके पूर्ण होते दिखाई देंगे। और ये स्वदेशी वाला जो विषय है, वास्तव में इस पे किसी का ज्यादा चिंतन नहीं गया, और इधर स्वदेशी खेती, स्वदेशी खान पान, स्वदेशी रहन सहन, कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि टूथपेस्ट जैसी चीज अपनी स्वदेशी कंपनियां बना नहीं रही थी। कॉस्मेटिक आइटम, हिंदुस्तान लीवर आदि जो कंपनियां हैं मल्टीनेशनल, उनके सारे प्रोडक्ट हम सब यूज करते थे, हमें ध्यान भी नहीं था कि हमारे देश का पैसा कहाँ जा रहा है। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि स्वामी जी ने और आचार्य श्री ने हम सबको इधर प्रवृत्त किया, और हम सब जागरूक होकर के इस काम को कर रहे हैं। और निश्चित रूप से हमारा पुरुषार्थ, हमारा तप हमें इस ओर आगे बढ़ा करके देश की रक्षा में हम सबका सहयोग रहेगा। एक एक चीज जो हम यूज करते हैं डेली, उसका जो भी पैसा देते हैं, वो यदि हमारी स्वदेशी कंपनी का अच्छा प्रोडक्ट होता है तो उसका हम उपयोग करते हैं, तो निश्चित रूप से राष्ट्र यज्ञ में अपनी आहुति है। और देश की जो ये भोली भाली जनता है, बहुत लोग हैं जो अभी स्कूल नहीं जा पाते, ठीक से खाना नहीं खा पाते, उनका दर्द, उनका कष्ट, उनकी पीड़ा इन संतों के हृदय में है। और उस पीड़ा को स्वयं महसूस करते हुए, आप सबको, हम सबको महसूस कराते हुए इधर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। इन्हीं प्रेरणाओं को लेते हुए हम इस संकल्प में लगे और अपने राष्ट्रवाद की जो भावना है उनको जागृत करते हुए आगे बढ़ें। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम सम ओम शांति। मंच पर विराजमान प्रिय शास्त्री जी, माननीय पदम जी, त्रिलोक जी, स्वामी जी और सभी यहाँ पर उपस्थित इस नगरी के प्रबुद्ध, प्रतिष्ठित, सम्मानित बुजुर्ग, मातृशक्ति, भारत स्वाभिमान से जुड़े हुए सभी हमारे यशस्वी, हमारे सभी योग शिक्षक, पूरे इतिहास में अपने वीरता के साथ, अपने पुण्य कर्मों के लिए, दान के लिए, जिसने पूरे इतिहास में अपना नाम सदा सदा के लिए दर्ज करा दिया, ऐसे महान सपूत की यह भूमि। और मैं तो पदम जी को भी इस रूप में, संस्था के लिए भी ये निश्चित रूप से हमारे लिए तो गणना के जैसे ही है। देश में जो होना चाहिए वो होता हुआ नहीं दिखता है, जिसको हम नहीं चाहते हैं वो हो रहा है। ऐसा क्यों? शायद इसलिए क्योंकि हमारी आवाज करोड़ों की आवाज होने के बाद में भी वह उसकी जो ऊर्जा होनी चाहिए, जो शक्ति होनी चाहिए,
शायद वो कहीं विखंडित हो गई थी। श्रद्धेय स्वामी जी ने हम सब की आवाज को अपनी आवाज बना करके उसको बुलंद करने का प्रयत्न किया, और आज अपनी सर्वस्व को लगा करके हम जब त्याग की बात करते हैं तो कुछ बचा करके देने का नाम त्याग नहीं है, अपने आप को सर्वस्व को लगाने का नाम त्याग है। तो श्रद्धेय स्वामी जी ने योग के द्वारा, आयुर्वेद के द्वारा, या जो लोगों के प्यार और अपनापन को पाया था, उसको भी माँ भारती के चरणों में संपूर्ण रूप से 100% लगाया और माँ भारती के यश और वैभव के लिए लगे हुए हैं। तो हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम उस अभियान के लिए हमारे मन में, हमारे हृदय में कहीं न कहीं संवेदना है, भावना है, हम जुड़े हुए हैं और हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। जो ये आयुर्वेद की बात आई तो लोगों ने कहा कि बाबा के प्रोडक्ट में दम नहीं है। शुरू में योग को लेकर के जो बहुत सारी बातें थी, फिर मैंने एक ही बात कही कि श्रद्धा से आदमी एक बार बह सकता है, दोबारा कभी नहीं घटेगा। एक प्रोडक्ट को यदि घर लेकर के जाएगा, कहेगा कि हाँ भावना है बाबा जी के प्रति, चलो मैं इसको ले जाऊं, पर दोबारा उसमें यदि उस प्रोडक्ट के अंदर इतनी ताकत ना हो तो दोबारा कभी वो लेके नहीं जाएगा। मुझे इस बात को कहते हुए खुशी है कि यदि एक बार पतंजलि की चीजें घर में पहुंच गई तो लोग दूर से भी उसको तलाश करता है। भारतवर्ष के अंदर विदेशों से जब लोग आते हैं, हजारों भाई बहन ऐसे हैं जो प्रतिदिन विदेशों में जाते हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यदि उनको सामान को चेक किया जाए तो हर के थैले में हमारी पूरी पोटली मिलेगी पतंजलि आयुर्वेद के प्रोडक्ट। तो इससे बड़ा योगदान उनको लगता है पतंजलि के प्रोडक्ट से, जहां उनके अंदर वो क्वालिटी की वजह से खरीदते हैं, वही उनके मन के अंदर कहीं न कहीं यह भाव भी रहता है कि ये मेरे स्वदेश की चीज है, मेरे देश की माटी में बनी हुई चीज है, उन लोगों के द्वारा बनाई गई है जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं और उन भावनाओं के साथ इसको निर्माण किया गया है। उस भाव के साथ उस प्रोडक्ट को लेकर के जाते हैं। तो हम कहाँ कह सकते हैं कि लोगों में भावनाएं नहीं है, संवेदनाएं नहीं है। संवेदनाएं तो बहुत हैं, जगाने वाले नहीं हैं, उनकी कमी थी। तो श्रद्धेय स्वामी जी के रूप में हमें एक महानायक इस राष्ट्र के लिए मिला हुआ है। हम उस आवाज को बस सुनने का प्रयत्न करें। कभी कभी हमारी कमजोरियां हमारे अंदर शंका बन करके आती हैं, शंकित होने की आवश्यकता नहीं है। व्यवस्था भी बदलेगी, देश की भी बदलेगा। आसुरी शक्तियां, आप इतिहास और अतीत को देखें, हम लोग अपनी संस्कृति और परंपरा के प्रति गर्व करते हैं। यह पतंजलि आयुर्वेद की शुरुआत, ये विचित्र कहानी है। हम लोग आयुर्वेदिक औषधियां दिव्य फार्मेसी के रूप में बनाते थे। तो एक बार श्रद्धेय स्वामी जी बैठे थे, ये इंटरेस्टिंग बात है इसलिए थोड़ी सी देर सुना देता हूँ आपको। हम लोग बात कर रहे थे तो उसी समय पर सूचना आई क्योंकि प्रतापगढ़ और कुछ उत्तराखंड में और कुछ राजस्थान में, कुछ थोड़ा क्षेत्र जो है इधर हरियाणा के क्षेत्र में भी आंवला बहुत होता है। तो उस आंवले वाले क्षेत्र से पता चला कि किसान लोग आंवले के पेड़ों को काट रहे हैं, फल वाले पेड़ों को काट रहे हैं। बोले ऐसा क्यों? बोला उन फलों को खरीदने वाला कोई नहीं है। श्रद्धेय स्वामी जी के मन में बहुत पीड़ा हुई। स्वामी जी ने कहा कि कुछ करना चाहिए हमें। मैंने कहा महाराज जी, आंवला का या तो हम च्यवनप्राश में डालते हैं, या तो आंवले का पाउडर बनाते हैं, या त्रिफला चूर्ण बनाते हैं। 2-4 और प्रोडक्ट हैं जिसके अंदर आंवला का प्रयोग होता है। इसके अतिरिक्त तो आंवले का प्रयोग कहीं होता नहीं है। हम क्या कर सकते हैं? श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा आंवला तो बहुत गुणकारी है, तो इसको क्यों ना हम ऐसा शुरू कर दें कि आंवले का रस बनाना शुरू कर दें। मैंने कहा महाराज जी, इस कड़वे आंवले के रस को कौन पिएगा? गुणकारी तो बहुत है पर वो कसैला भी होता है। महाराज जी ने कहा नहीं, इस गुणों की चर्चा मैं करना शुरू कर देता हूँ। आप ऐसा करो, जितने भी अभी आंवले बचे हुए हैं, जहाँ जहाँ भी बचा हुआ है, सब आंवला खरीद डालो। क्योंकि कभी कभी जो श्रद्धेय स्वामी जी सोचते हैं वो हमारे सोच से परे की बात होती है। तो मैंने कहा महाराज जी ने कहा है तो इसको खरीद लेते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, लगभग 16,000 टन आंवला हमने खरीदा और
जूस निकालने की समस्या हुई, आंवला तो खरीद लिया, जूस कहाँ निकालें। फिर पंजाब एग्रो की 2 यूनिटें हैं पंजाब गवर्नमेंट की, वो खाली पड़ी हुई थी। 2 जगह पर ट्रकों पर ट्रक आंवले जाते गए और जूस निकाल करके कंटेनरों में भर के वो चट्टे लगाते गए। मैंने महाराज जी को कहा, मैंने कहा महाराज जूस तो बहुत निकल गया, अब बताओ क्या करना है। स्वामी जी ने शुरू किया कि आंवला आप सब जानते हैं टीवी के माध्यम से कि आंवले के जूस से कितना लाभ होते हैं। वास्तव में लाभ तो होता है। मुझे ये बात कहते हुए खुशी है कि वो जो बहुत हम शंकित हो रहे थे, अगली बार आंवले की सीजन आने से पहले पहले वो आंवले का जूस खत्म हो गया। खत्म ही नहीं हुआ, लोगों ने इतना परेशान किया कि साउथ में बरसात में भी एक आंवले का सीजन होता है, वहां से फिर हमने आंवला उठा करके फिर हमें जूस बनाना पड़ा। कौन सोच सकता था कि 5 स्टार कल्चर में भी कहीं लौकी का जूस और लौकी की सब्जी बिक सकती है। तो वह योगदान श्रद्धेय स्वामी जी का है। कभी कोई नहीं सोच सकता था कि योग के अंदर कितनी शक्ति है। जब उस शक्ति को लोगों ने पहचाना तो आज इस देश के अंदर लाखों लाखों भाई बहन योग के द्वारा उनका जीवन निर्वहन हो रहा है, तो करोड़ों भाई बहनों का योग के द्वारा जो है स्वस्थ लाभ मिल रहा है। तो योग कोई श्रद्धेय स्वामी जी की कोई बकौती या उनका कोई पेटेंट नहीं है। योग तो हमारे ऋषियों की देन है। महर्षि पतंजलि से लेकर के वेदों की परंपरा से लेकर के लाखों लाखों ऋषि महर्षियों ने पूरा अपना जीवन योग अनुसंधान के लिए, योग के लिए न्याछावर कर दिया था। वह योग की शक्ति परंपरा से हमारे पास थी, पर उस शक्ति को हम पहचान नहीं पाए थे। श्रद्धेय स्वामी जी ने तो हमें पहचान दिलाया कि योग के अंदर कितनी शक्ति है। इसी तरह से जब आयुर्वेद की बात आई, हम सब जानते हैं 10 साल पीछे मुड़ करके देखिए, बहुत पुरानी कहानी नहीं है। कितने लोग आयुर्वेदिक दवाइयां खाते थे। आप अपने आप को ही देखिए। मैं आपसे पूछता हूँ कि कितने लोगों के घर में आयुर्वेदिक एक भी गोली मिलती थी? शायद मुश्किल से किसी 2-4 घरों में होती होगी। और आज मैं इस बात को कहते हुए मुझे गर्व है कि देश के अंदर किसी भी शहर में कहीं भी किसी भी कोने में जाएं, यदि घर में एलोपैथिक डिब्बियां तो नहीं दिखाई देती है, आयुर्वेदिक औषधियां जरूर दिखाई देती है। तो ये किसका योगदान है? आयुर्वेद को हमने नहीं बनाया, आयुर्वेद को हमने पैदा नहीं किया, वो तो ऋषियों की देन है। उन ऋषियों के हम ऋणी हैं जिन ऋषियों ने अथक परिश्रम और अनुसंधान से उस विधा को जन जन तक पहुंचाया था। दुनिया के अंदर जो कोई चिकित्सा विधाएं नहीं थी, उस समय पर आयुर्वेद था, आयुर्विज्ञान था। उससे हमारे देश के लिए बहुत बड़ा हित लोगों को मिला था, उससे हम कहीं वंचित हो गए थे। तो श्रद्धेय स्वामी जी ने प्रयत्न करके उस आयुर्वेद को जन जन तक पहुंचाया। तो उसके बाद में श्रद्धेय स्वामी जी ने कोई आयुर्वेद, हमारा पेटेंट तो नहीं था, परंतु अब आप देख सकते हैं कि आयुर्वेद के ऊपर काम करने वाले लाखों लाखों चिकित्सकों को, लाखों दवाइयां बनाने वाले लोगों को और लाखों भाई बहन जो जड़ी बूटियां उगाते हैं, उनको आज रोजगार के साधन उपलब्ध हो रहे हैं। तो करोड़ों देशवासियों को आयुर्वेद के द्वारा नया जीवन मिल रहा है। हम सिर्फ बातों से प्रेरणा नहीं देते हैं, हम काम से प्रेरणा देते हैं। इसलिए उस काम को पहले हम करते हैं। बस इतनी ही सी बात है, क्योंकि ये देश बहुत बड़ा है, बहुत लोगों को आगे आना होगा, सबको मिलकर के काम करना होगा, देशवासियों के लिए हम सबको सोचना होगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब हम लोगों ने इस तरह से एलोवेरा आंवले का जूस प्रारंभ किया, मुझे अच्छी तरह से याद है एलोवेरा का जूस किसी स्वदेशी कंपनी का जूस नहीं मिलता था हिंदुस्तान में, विदेशी कंपनियों का जूस मिलता था। और उस समय पर जहां तक मुझे याद है उसका मूल्य था 1200 रुपए लीटर। 1200 रुपए लीटर उस एलोवेरा को हमारे भाई बहन खरीद करके पीते थे। जिस एलोवेरा की पत्तियां 3 रुपए 4 रुपए किलो बिकती हैं, उसमें से जूस बना करके वो 1200 रुपए किलो हम ही खरीदते थे। जब हमने शुरू किया एलोवेरा जूस का 150 रुपए लीटर, तो मेरे को अच्छी तरह से याद है, आज भी आप बाजार में जाकर देखिए, उन्हीं कंपनियों का जूस का मूल्य 200-250 रुपया हो गया। तो हमने सिर्फ अपने जूस को लोगों तक नहीं पहुंचाया, अपने औषधियों को लोगों तक नहीं पहुंचाया, दूसरे जो देश को लूट रहे थे उनको भी सोचने के लिए बाध्य होना पड़ा कि ये इतना सस्ता दे रहे हैं तो इतना महंगा कैसे दे सकते हो। जो लूट रहे थे वो भी उनको कम करना पड़ा। ये कार्य पतंजलि आयुर्वेद ने श्रद्धेय स्वामी जी के संकल्प ने किया है, ये हमें करना है। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि सारी विदेशी एजेंसियां, जितने भी जो MNCs हैं, दूसरे जो लोग हैं, जितने भी आसुरी शक्ति हैं, देखिए हमेशा ध्यान रखना, मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जहां राज आश्रय मिलता है तो बड़े बड़े गुंडे पड़ते हैं, अब जब राज द्वेषी होता है तो बड़े बड़े सज्जनों को भी सताता है।
तो जो राजा द्वेषी होकर के राजा के साथ हमने चुनौती को स्वीकार किया, तो बाकी आसुरी शक्तियां तो उसके साथ हो जाएंगी। तो सारी शक्तियां साथ में हो गई हैं, सब तरह से साथ में है। कई बार लोग कहते हैं कि बाबा जी आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी की क्या क्या गारंटी है। मैंने कहा हमारे प्रोडक्ट की गारंटी ये देश के अंदर लगी सारी एजेंसियां जो हमारे पीछे लगी हुई हैं, ये हमारी गारंटी है। यदि उसके अंदर गुणवत्ता ना होती तो आज शायद हम खड़े ना होते। इसीलिए मैं कहता हूँ आसुरी शक्तियां बलशाली हो सकती हैं परंतु दीर्घजीवी नहीं हो सकती हैं। तो उस चुनौती को हमने स्वीकार किया, स्वीकार करेंगे। और दो बातें मैं और कहना चाहता हूँ। भोजन की जो विविधता है वो हमें रोगों से मुक्त रखती है। हम शहरी हो गए, खाने में ज्यादा से ज्यादा हम गेहूं और चावल दो ही अनाज प्रयोग करते हैं, बाकी अनाजों को तो कभी कभी शौकिया खाया करते हैं। इसकी जो हानि हुई वो हमारे शरीर के अंदर बहुत रोग होने शुरू हो गए। और दूसरी हानि ये हुई, किसान जो है सारी ताकत गेहूं में, गन्ना में और धान में लगाता है, बाकी अनाजों में ताकत नहीं लगाता है क्योंकि उस अनाज के लिए कोई मार्केट उपलब्ध नहीं है। यदि हम सेवन करें तो किसानों की डिमांड बढ़े तो वो भी उपज करें, तो एक तरह से उसका मार्केट समाप्त हो गया। तो इसकी हानि पूरा देश भुगत रहा है। तो हम कहते हैं कि हमने उसको कहा नहीं, जो हमारा आरोग्य आटा है, आरोग्य आटा के द्वारा हमने यही कहा कि आप आटा खाइए, कैल्शियम की यदि आप गोली खाते हो, आयरन की गोली खाते हो तो शरीर में तो साइड इफेक्ट होता है और वो पैसा एमएनसीज को चला जाता है, विदेशों में चला जाता है। और यदि आप इस अनाज को खाओगे तो वह पैसा किसानों के घर में जाएगा और तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। और हमने इस परंपरा को शुरू किया है। किसानों की जो विपणन व्यवस्था है हमारे देश की वो बहुत ही विकृत है। हमारे फूड प्रोसेसिंग की कोई उचित व्यवस्था नहीं है, उसको भी सबसे पहले हमने व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने का काम किया है। हम चाहते हैं कि बीज की जो बिचौलिएपना है वह किसान के कार्य में से समाप्त हो जाना चाहिए। 20 रुपए में बाजार में मिलता है तो किसान को कम से कम 15 तो मिले, उसको कम से कम 20 में 75% तो मिले। तो यह हमारा संकल्प है, उसके लिए पूरी एक व्यवस्था बनाई गई है, वो अभी कार्य आगे चल रहा है, उसका व्यापक प्रभाव आप देखेंगे। इसी तरह से इस बात को भी मुझे कहते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि भारत सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के द्वारा मेगा फूड पार्क की योजना बनाई। योजना के अंदर उन्होंने योजना बनाई, पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत उन्होंने 40 फूड पार्क बनाने का संकल्प लिया। तो 40 में से जब उन्होंने लोगों को सेलेक्ट करना शुरू किया तो मात्र 10 लोगों को 10 क्षेत्रों का चयन किया। उस क्षेत्र में से 9 लोग ऐसे थे, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, कहीं ना कहीं सोर्स फोर्स और सिफारिश के द्वारा थे, क्योंकि सरकार में तो सिफारिश ही चला करती हैं, यहाँ काम तो नहीं चला करता है, इस देश का दुर्भाग्य है। तो एक हम लोग ऐसे थे जो हम लोगों ने अपने जो भी हमारी पूरी जो फाइलें थी, जिस तरह से हमने काम किया था वो प्रस्तुत किया। और मुझे इस बात को मैं बिल्कुल धन्यवाद करता हूँ खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय को कि उन्होंने उस फाइल को स्वीकृत किया। करने के बाद में आज मेरे को इस बात को कहते खुशी है, मेरे पास कई बार अभी भी सरकार से पंगा अपनी जगह पर है। जब उनके अंदर विदेशी मेहमान आते हैं, उनके सेक्रेटरी वगैरह होते हैं, तो हमसे ये कहते हैं कि आचार्य जी बाहर प्रकाशित नहीं करना, आप कोई सम्मान ऐसा कुछ मत रखना, मीडिया को मत बुलाना, बस हम फूड पार्क देखना चाहते हैं। तो इससे बड़ी विजय हमारी क्या हो सकती है। यानी कि तो दुश्मन भी जिसकी चीजों के बिना नहीं रह सके, इससे बड़ा संस्कृति का कोई विजय अभियान नहीं हो सकता। इसलिए हम सौभाग्यशाली हैं। तो ये जो पतंजलि आयुर्वेद का अभियान है, यह एक व्यापार नहीं है, अपितु यह एक अभियान है, यह एक युद्ध के अंदर एक संकल्प है। और इसीलिए उसके संसाधनों के द्वारा यदि आज इतने बड़े आंदोलन चल रहे हैं तो निश्चित रूप से वो औषधियों के द्वारा या दवाइयों के द्वारा जो भी साधन उपलब्ध होता है वह पूरी तरह से समाज के कार्य के लिए लगता है। आप सब इस चीज को जानते हैं। तो हमें तो डबल लाभ है, इन्हीं प्रोडक्ट का प्रयोग कर रहे हैं, हम तो स्वास्थ्य को ठीक कर रहे हैं, और यदि उसमें से एक पैसा बच रहा है तो बाबा देश का काम कर रहा है। कोई सोच सकता था इस देश के अंदर काला धन और भ्रष्टाचार इतना बड़ा मुद्दा बनेगा, देश के अंदर एक आंधी तूफान खड़ा हो जाएगा और व्यवस्था परिवर्तन की लेगी, जो लोग नहीं सोच पा रहे हैं।
अभी जो केंद्रीय स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर यदि आप राजनीतिक समीकरणों की स्थिति देखेंगे तो आपको कहीं न कहीं व्यवस्था परिवर्तन होते हुए झलक दिखाई दे रही है, वो भी निश्चित रूप से होगा। इसलिए मन के अंदर शंका नहीं, मन के अंदर संकल्प को बढ़ाइए। तो आप सबको मेरा बहुत नमन, वंदन, सबको बहुत बहुत प्रणाम होगा। परम पूज्य